सोशल मीडिया पे तो बहुत चर्चा है कि आपको तो लगभग अवसर मिल गया है, आपको लोग मनोज तिवारी जी के उसमें विरोध में देख रहे हैं चुनाव प्रचार करते हुए। पूरा हवा बनाया हुआ है मीडिया ने कि नेहा सिंह राठौर इलेक्शन लड़ रही है। सकारात्मक कारणों से मैं चर्चा में हूँ, मैं खूब एंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, किसे नहीं अच्छा लगेगा महाराज। सीट कौन सी? अरे नहीं, ये पार्टी के कोई शीर्ष नेता ही डिसाइड करेंगे। मैं छोटी सी थी, 14-15 साल की बच्ची, मुझे क्या पता। मैंने कहा हाँ मोदी जी को वोट देना है, मोदी बाबा को वोट देना है। भाई मनोज तिवारी जी बहुत गंदा गीत गाए, उनको टिकट मिला। लहंगा उठा दे रिमोट से, उन्होंने भी बहुत गंध मचाया, भोजपुरी की बोटियां नोची, उनको भी टिकट मिला। इसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भोजपुरी को बर्बाद कर। तो मुझे लगता है कि गोदी में लेके जन खोदी ये जीजा जी टाइप गाने, और जबले चुम्मा नाची खैबू होठ ललिए से तो सौतीन ले आए बंगलिए से। पवन सिंह जी भी ने खूब भोजपुरी में गंध मचा रखी है। भाई इनको भी टिकट मिल ही जाना चाहिए था, बंगाल की लड़कियों का कुछ भला कर देते। इनके साथ तो बड़ा गलत हो गया। बिहार के एक छोटे से गांव से निकली एक लड़की भोजपुरी को अपना हथियार बनाती है, लोक संगीत और लोकगीत को अपना हथियार बनाती है, और उस हथियार से वो देश और राज्य के तमाम सत्ताधीशों से सवाल करती है। उस लड़की से भी सवाल होने लगते हैं, उस पर राजनीति करने का आरोप लगता है, उस पर यह भी आरोप लगता है कि वो केवल एक पार्टी के लिए गाने गाती है, सवाल करती है। तो इन सारे सवालों को लेकर के, और जब अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव का मौसम है, तो ये भी सुगबुगाहट है कि उस लड़की जिसका नाम नेहा सिंह राठौर है, उसको चुनाव में टिकट मिल सकता है। तो ये सारे मुद्दे हैं, सारे सवाल हैं, उनको एक साथ समेट करके मैं नेहा सिंह राठौर से मिलने आया हूँ। जब भी हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, ये हमारे देश और हमारे समाज की एक रीति है, हालचाल पूछा जाता है। पिछले दिनों मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपने डाला कि आप कहीं से आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया था, आप थी, आपके हस्बैंड थे, क्या हुआ था, कैसी हैं आप? अभी मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। हिमांशु को भी मामूली सी चोट आई थी उसके घुटने में। हम लोग आ रहे थे रात के 11 बजे, नोएडा फिल्म सिटी में कहीं कुछ इंटरव्यू था, और उसके बाद लोधी कॉलोनी करके है दिल्ली में ही, रात के 11 बज रहे थे। हमारी कार आ रही थी और अचानक से एक नेक्सॉन, जिसके पीछे भारत सरकार ऐसे करके लिखा हुआ था, वो दारू पिया हुआ था ड्राइवर, ला करके एकदम बीच सड़क पे खड़ा कर दिया, और हमारी गाड़ी ब्रेक लेते 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 जाके लड़ गई। और मतलब एकदम से ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बाद में भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छी चीज बस इतनी सी हुई कि हम दोनों को चोट नहीं आई थी, इसलिए हम लोगों ने भी बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन सोशल मीडिया पे जानकारी देना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि कल को दोबारा चुनाव का माहौल है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की होगी, ऐसा नहीं है, मुझे शक भी नहीं है किसी पे। वो एक संयोग ही हो, हाँ वो एक दुर्घटना भी हो सकता है, दुर्घटना ही था। पर ये बताना मुझे जरूरी लगा कि कल को दोबारा कुछ होता है तो कोई ये ना कहे कि पहले भी तो हुआ था, बताई नहीं थी। तो वो एक जानकारी के तौर पे मैंने बताया। अच्छी चीज ये हुई कि हम दोनों सुरक्षित हैं। अच्छा, ये यहीं से एक सवाल निकलता है, जो बात आपने कही, सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने की वजह से, एक पब्लिक फिगर होने की वजह से, क्या दिमाग में हमेशा ये तनाव रहता है कि अगर कुछ हो रहा है तो उसे बताएं? जैसे आपने खुद कहा कि मैंने इसलिए बताया ताकि आगे कुछ हो तो कोई मुझसे सवाल न करे, तो ये आगे कोई कुछ पूछेगा, इसका रहता है दबाव? नहीं, देखिए दबाव की रही बात तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हमसे जो जुड़े लोग हैं वो सच में हमको प्रेम करने वाले लोग हैं। जो खाली वो हमारे कमेंट के नीचे ट्रोल करने वाले लोग और गंदी गालियां देने वाले लोग वो नहीं है, हमारे जो है चाहने वाले लोग भी हैं। उनको सच में हमारी फिक्र रहती है। सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है कि हम ऐसे 1 to 1 करके किसी से मिल नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 100 में से 2-4 लोगों से ही मिल पाते हैं। तो उसका एक तरीका है कि हम कभी लाइव आकर के बातचीत करते हैं, बताते हैं कि हमारा हाल चाल एकदम बढ़िया है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आज हमारे साथ ये हो गया, आप लोगों को खबर रहनी चाहिए। तो बस वो सोशल मीडिया का जो फैमिली है, मुझे लगता है जैसे अपनी फैमिली को पता होना चाहिए कि हाल चाल मेरा ठीक है, या आज मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको भी बताऊं कि देखो भाई आज मेरे साथ दुर्घटना होते होते बचा। खुश होती हूँ तो वो भी बताती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो वो एक मेरी फैमिली है जिसको सब पता होना चाहिए। सब पता होना चाहिए। तो सोशल मीडिया का जो परिवार है नेहा सिंह राठौर का, उससे हम असल वाले परिवार पे जम करते हैं, चलते हैं, है ना? 4 साल से, लगभग 4 साल, 4.5 साल से आप सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, लोग आपको जानते हैं आपके गानों की वजह से, या अपने लोकगीत के जरिए जो आप सरकारों पे तंज करती हैं, सवाल पूछती हैं, उसके जरिए। लेकिन 4 साल पहले की नेहा राठौर कैसी हैं? क्या पढ़ाई लिखाई कर रही थी, गांव में थी, क्या जीवन चल रहा था, वहां से थोड़ा शुरू करते हैं।
देखिए 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। कहाँ से? कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी किया हुआ है। अच्छा, और बीएससी किया है? हाँ, मैंने किस बीएससी विषय में? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अच्छा, यहाँ पे मैं रुको, ये दबाव परिवार का था या फिर खुद का? परिवार का कह मैं भी सकते बिहार से हैं। हूँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ। महसूस कर सकते हैं ना, बिल्कुल हाँ। ठीक बात है। ठीक है। तो भाई कह दिया गया पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, ऐसे करके हम पास हो रहे हैं, मन तो लग नहीं रहा है पढ़ने में। मैं लेकिन 12वीं तक बहुत अच्छी विद्यार्थी थी, ऐसा मेरे टीचर कहा करते थे। लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था। तो फिर लेकिन हाँ, अब तो एडमिशन हो गया है, पढ़ाई करना ही है, 30% से ज्यादा आपको लाना ही है टाइप। तो ये 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं कोलकाता चली गई। मुझे लगा कि मैं थोड़ा म्यूजिक सीखती हूँ। म्यूजिक सीखने गई तो वहाँ पे कोलकाता में बंगाली भाषा जो है वो बोली जाती है। वहाँ पे जो मेरे गुरुजी थे तो वो मुझे सबसे पीछे बिठा देते थे, क्योंकि मुझे भोजपुरी सीखना था और वो बंगाली बच्चों को सिखाते थे, तो मुझे प्राथमिकता में बिल्कुल रखते ही नहीं थे। बाल वाल बढ़ाते थे। मैंने पहली बार देखा था कि कोई लड़का बाल बढ़ा, मुझे उनको देख के बड़ी हंसी आ जाती थी। जब हारमोनियम बजाए, सारे गमा ऐसे करे, मुझे बहुत हंसी आती थी। मैं बता नहीं सकती, मेरे दिमाग में वो जो ख्याल आता था उनके बड़े बाल देख कर। नहीं जाने अब तो बता ही सकती। नहीं, मुझे देखिए हमारे यहाँ छोड़िए, जाने दीजिए। मुझे लगता है कि अरे नहीं, जाने दीजिए, मैं बुरा कुछ बोल दूंगी या फिर मुझे लगता है कि वैसा जो नहीं कैमरे पे बोलना चाहिए। हंसी आ जाती थी मुझे, बस ऐसा समझिए। मुझे लगता था कि लड़के भी बाल बढ़ाते हैं, एकदम पूरा चोटी वोटी करके आते थे, मुझे बहुत हंसी आती थी। वो मुझे सारे गामा का आलाप लेते तो मैं हंस देती। तो एक दिन उन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया कि तुम जो है सजा के तौर पे। फिर मुझे भी लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे हो नहीं पा रहा है, या गुरुजी वो मिल नहीं पाए हैं जिससे मुझे सीखना था। स्टूडेंट और जो टीचर है उनके बीच में वेवलेंथ नहीं मिल पा रहा था। तो लगा कि हटाओ इसको। फिर मैं गांव चली आई। गांव हाँ, मेरा जंदहा गांव है, भभुआ जिला है। और भभुआ जिला के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र में एक गांव आता है छोटा सा, वही है जंदहा, सहुका के बगल में है। गांव पहुंच गई? हाँ, गांव पहुंच गई। तो गांव में एक रोड है, बड़ा गंदा रहता है, 100 मीटर का, बहुत गंदा रहता है। हमेशा वहां पे जिनके घर में शौचालय है वो भी जाकर के वहीं पे लोटा लेके सुबह सुबह आप देखेंगे तो सब शौच कर रहे हैं, महिलाएं पुरुष सब कोई। तो मुझे वहां से मुझे लगा कि अगर मैं लोगों के बीच जागरूकता फैला सकती हूँ कि नहीं भैया, आप शौचालय जाया कीजिए, रोड को गंदा मत कीजिए। स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा था मोदी जी का। अलग बात है, लोग मुझ पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि मोदी जी का विरोध करती रहती है, ऐसा नहीं है। तो मैंने एक गीत लिखा और अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड किया। किस साल की बात है जो पहला गीत आपने लिखा? जो पहला गीत लिखा था हाँ। वो वही था कि हमरा प्रेम के निशानी दिखाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया। अगर आप गा के हाँ, हो हमरा प्रेम के निशानी दिखाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना, हे बनाई दपिया ना, हो बनाई दपिया ना, बेटी बहन के लजिया बचाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना। वो लंबा गीत है। तो उसको मैंने अपलोड किया अपने प्रोफाइल पे। मैंने देखा कि बड़ा अच्छा व्यूज जा रहा है इसका, लोग बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा गा रही हो, अच्छा लिखी हो, बेरोजगारी पे गीत लिखो, महंगाई पे गीत लिखो। तो बस वो धीरे धीरे करके शुरू हो गया और मैं गीत लिखती गई, गाती गई। लेकिन ऐसा यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि चूंकि आपने जो गीत लिखा, स्वच्छता मिशन उस समय चल रहा था, मोदी झाड़ू लेकर के अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, उनके मंत्री सांसद भी झाड़ू लेकर चल रहे थे, तो आपसे सरकार का विरोध, ये जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, उस पे गाने लिखने वालों ने संपर्क किए और सरकार की तरफ से किसी ने संपर्क नहीं किया वो गाना देख के? नहीं सर, कहा कि सरकार के लिए लिखो लोकगीत में कुछ? नहीं, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसका रीजन ये हो सकता है कि मुझे मेरी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं थी। प्रोफाइल पे ही मैंने गीत अपलोड किया था, तो पेज भी नहीं था, चैनल भी नहीं था। प्रोफाइल पे मेरे जो 50 लोग रिश्तेदार जुड़े हुए थे वही लोग लाइक करते थे, 4-5 पहले लाइक्स आते थे मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे, तो वहीं पे मैंने अपलोड किया था। फिर लोगों ने बताया कि तुम अच्छा कर रही हो और लिखो, पेज बनाओ, चैनल बनाओ। सच बात यह है कि मैं वहां से आती हूँ, अभी भी मेरे गांव में नहीं लगता है मेरे को। अभी जैसे क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे मुझे गोल्डन बटन मिल गया है, तो यकीन नहीं होता है किसी को कि हमारे गांव में भी सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, यूट्यूब से भी, एडसेंस से भी पैसे देखने आते हैं कभी? हाँ, बिल्कुल कि सच में ऐसा हो गया, पैसा मिलता है यूट्यूब से। ऐसे मेरी दोस्त भी पूछती रहती हैं, सच में यूट्यूब से पैसा आता है? हाँ भाई, होता है, ऐसा होता है। तो वो मेरे लिए बहुत नया था। लोगों आपने वो पहली गीत लिखी और वो वायरल हो गया, वहां से आपको नजर आया कि इस तरफ जा सकते हैं, है ना, उधर चलेंगे।
परिवार में कौन कौन लोग हैं? आपका जो नैहर हुआ नहीं। वहाँ कौन कौन लोग हैं? मेरा भाई, मेरी दीदी, दीदी की शादी हो चुकी थी तब भी। 3 भाई बहन है, 2 मम्मी पापा, मतलब मम्मी पापा भाई बहन। ठीक है। हाँ, 5 लोग। 5 लोगों का हाँ, परिवार था। हाँ। मैं यहाँ पे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने गीत लिखा, तमाम चीजें की, और आपने खुद ही अपनी बात में कहा कि आप पे लोग आरोप लगाते हैं मोदी, पीएम मोदी के विरोध का। लेकिन मैं सुन रहा था कहीं इंटरव्यू में आपने जिक्र किया था कि 2014 से पहले, जो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें आपने अपने परिवार के लोगों को क्या कहा था? आपने थोड़ा बताइए, फिर मैं पीछे सवाल मेरा उसके पीछे है, क्या हुआ था 2014 में, वो बताइए। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज कि मैं बहुत छोटी बच्ची थी। 2014 की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं 15-15 साल की शायद रही होंगी, 15 साल की। हाँ, यही मतलब एग्जैक्ट तो मैं नहीं एकदम बता। युवा मन। एकदम युवा मन, छोटा बच्चा कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर जाए, टीवी में जो चीजें देख रही हैं उसी पे आपको यकीन भी है, सोशल मीडिया से बहुत दूर, गांव का एक छोटा सा बच्चा। मोदी जी का खूब लहर था, एकदम सही बात है। मोदी जी बहुत अच्छा भाषण भी दे रहे थे, विपक्ष के नेता थे, बेरोजगारी, महंगाई की हर कोई इन्फ्लुएंस हुआ। भाई मुझे भी लगता है कि विपक्ष को ऐसे ही मजबूती से पेश आना चाहिए कि हाँ भाई बेरोजगारी पे काम, लेकिन काम करना भी चाहिए ना। फिर सत्ता में आने के बाद वो अलग बात है कि बाद में चीजें। हाँ, फिर क्या हुआ? तो मैं छोटी सी थी, 14-15 साल की बच्ची, मुझे क्या पता। मैंने कहा हाँ मोदी जी को वोट देना है, मोदी बाबा को वोट देना है। हाँ हाँ भाई, मैंने ये सब किया था। मैंने अपनी मम्मी को भी बोला था कि नहीं, मेरा भाई भी कि नहीं, मोदी जी को इस बार वोट देना है क्योंकि मोदी जी रोजगार देंगे। मेरा भाई उस टाइम दिल्ली में तैयारी करता था। तो हाँ, हम लोगों ने कहा था कि वोट देना है, मोदी जी को भी वोट देना है। उस समय कोई याद करके, मतलब जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि टीवी पे, सोशल, लेकिन कोई एक चीज उस समय जो आपको अच्छी लगी हो, जो नेता थे जिनके लिए आप एकदम युवा के तौर पे लोगों से कह रहे थे कि आप वोट दीजिए, आपकी उम्र नहीं थी वोट देने की, कोई एक चीज जो उस समय अच्छी लगी थी आपको? मैं कह तो रही हूँ कि मोदी जी जब स्पीच देते थे कि काला धन लेकर के आ जाऊंगा, हर साल 2 करोड़ जो है नौकरी दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, अच्छा लगता था। कह तो रही हूँ कि बाल मन तो ऐसा ही होता है अभी भी। तो क्या कीजिएगा, हाँ आदमी अभी तो वो उस समय अच्छा लगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो कौन सा वक्त आया जिस समय जो बिल्कुल बाल मन था, जो युवा मन था नेहा का, जो एक पार्टी और एक नेता के पक्ष में था, फिर वो कौन सा समय आया? और वो आगे चल के उस सरकार की एक योजना से प्रभावित होकर के उनके लिए भी गीत लिख रही थी, लिखा उन्होंने पहला गीत। लेकिन फिर वो कौन सा वक्त आया जब नेहा को लगा कि नहीं यार, मतलब अब तो मोर्चा लेना पड़ेगा इस सरकार की योजनाओं के या उनके कुछ कामों के खिलाफ? देखिए, उसके बाद मैंने देखा कि सरकार भी बन गई है और 2014 में सरकार भी बन गई है। उसके 1-2 साल बाद ही कहीं से वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, बच्चे जो है, बच्चों को पुलिस दौड़ा दौड़ा करके लाठी मार रही है। मुझे लगता है हर 10-20 दिन पे कहीं ना कहीं हो ही जाता है। नौकरी के लिए बच्चे हो रहे हैं और उसमें हाँ, बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे और दौड़ा दौड़ा करके उन्हें लाठी मारी जा रही है। अब मुझे लगा कि मोदी जी को तो यहाँ ना आके बोलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और मुझे क्या पता था कि नहीं, चीजें बदल चुकी हैं, अब जिनके पास पावर आ गया है उनको लेना देना भी नहीं है किसी से। तब मुझे लगा कि नहीं भाई, चीजें तो ठीक नहीं हुई हैं। उसके बाद तो कंटिन्यू जो चीजें हुई, मुझे लगता है उस पे लगातार मैं अपने गीत के माध्यम से। मतलब पहला गीत कौन सा था जो एक तरीके से लोगों ने उसके बाद आप पे आरोप लगाना शुरू कर दिया होगा कि ये मोदी विरोधी है? भीख नहीं हक सरकार मांगेला बेरोजगार। बहुत पॉपुलर हुआ वो। हाँ, पॉपुलर हुआ। लेकिन जितना पॉपुलर हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि आपको अपने आसपास, गांव, घर, इवन परिवार से भी दबाव भी झेलना पड़ा होगा कि ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्या हुआ? कोरोना के टाइम पे मैंने एक गीत लिखा। मैं कंटिन्यू गीत लिखती आ रही थी क्योंकि मेरे गांव में कोरोना के टाइम पे बहुत अफवाहें फैल गई थी, लगभग गांव में ना। तो मैंने सोचा कि अब क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ ही गई थी, 10 लोगों ने ही भले ही मुझ पे ये भरोसा दिखाया था कि तुम अच्छा कर रही हो, करो, तो वो जिम्मेदारी मैंने खुद से ले ली थी कि नहीं, अब तो अपने गांव में जागरूकता में फैला के रहूंगी। तो मैं गीत करके ऐसे लिखती ही थी। मेरे पापा को किसी ने आकर के बोल दिया कि रिश्तेदार ही कोई, कि तुम्हारी बेटी का मैंने फेसबुक प्रोफाइल देखा, मारे उसमें गाली दे रहे हैं लोग एकदम अपने मन का। तो मेरे पिताजी बहुत खिसियाए। आपको पता ही है, पापा को ये लगा कि बड़े घर की लड़की, तो हमारे यहाँ खूब कास्ट वाला चलता है ना, आपको तो पता ही होगा। पता नहीं मुझे कैमरे पे बोलना चाहिए कि नहीं। नहीं, ये फैक्ट है बिहार के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। उसको हम किस
तरह से कह रहे हैं उस पे बात होती है। हाँ हाँ, तो मेरे पापा ऐसे ही कहते थे कि बाबू साहब के घर के लड़की फेसबुक पे गीत ना गावे की चाहिए। और बहुत खिसिया। एक बार तो मैं भाग गई थी कि घर में रिकॉर्डिंग करूंगी तो सबको सुनाई दे देगा, तो मैं मंदिर भाग गई। तो मेरे पिताजी छड़ी लेके पहुंच गए थे और ये कह रहे थे, नवरात्रि का महीना था, कह रहे थे दिन में ना भूत चलता है, तुम उधर मत जाना, मंदिर मत जाना, डरा करके किसी तरीके से रोकना चाहते थे। हाँ, खूब हुआ। मेरी मम्मी को भी नहीं पसंद था, शुरुआत में नहीं पसंद था, बाद में एक बार जब मेरा मीडिया में इंटरव्यू हुआ, कब पसंद आया, जब कोरोना में एक गीत मेरा वायरल हुआ और 2-4 मीडिया के लोग मेरे घर आए, तो मेरी मम्मी को लगा कुछ बड़ा कर रही है मेरी लड़की। अच्छा। मीडिया वाले इसके मतलब घर पे आ रहे, फिर मम्मी पापा का भी नाम बड़ा अखबार में छप गया था, तब लगा कि कुछ अच्छा कर रही है, तब हम भी सीना फुला के चल रहे थे। यस। फिर आप पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं, खत्म हो गया? हाँ हाँ, लगभग खत्म। लेकिन गाँव समाज उसकी तरफ से कभी कोई मिल जाएगा गाँव समाज का? वो अभी भी मेरे बारे में पता नहीं। अभी आपको पता है मनोज तिवारी, अब मैं बता देती हूँ, अभी मैं मनोज तिवारी जी को लेकर के, पता है मेरे बारे में क्या अफवाह उड़ाए हैं गांव में कि मनोज तिवारी से झगड़ा कर ले बिया, कुछ भी। तो उनका तो मैं लोड ही नहीं लेती हूँ। गांव के लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं मेरे अपने। झगड़ा तो चल ही रहा है मनोज तिवारी। नहीं, झगड़ा नहीं चल रहा है, झगड़ा दूसरी चीज। पीछे पड़ी है। नहीं, मैं भोजपुरी की अस्मिता, गीत और तमाम चीजें, भोजपुरी की अस्मिता बचाने का मेरा जो है वो मैं प्रयास कर रही हूँ। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ जैसे जो गायक हैं, उन्होंने भोजपुरी की अस्मिता और उनके साथ छेड़छाड़ किया। बहुत बड़ा हाथ है। एक चीज तो बहुत बार मैंने बोल चुका है, बहुत बार इंटरव्यूज में मैंने बोला है इनके गीतों के बारे में। एक चीज और मैं इस पे बताना चाहती हूँ, मैं रिसर्च कर रही थी, क्योंकि मैंने इनके गीत, भाई साहब इतने गंदे होते हैं, मेरे घर में कभी बजे भी नहीं है। कैसेट खरीद के इनका गीत तो बजा ही नहीं है। बता रही थी कहीं सरस्वती पूजा में घर के बगल में बज रहा है। अरे मत पूछिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं पे अगर गंदा गाना बजेगा तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे 2 मिनट भी आपके साथ बैठ पाऊंगी। तब जब आपको भी भोजपुरी समझ में आती है, तो आपको भी समझ में आ रहा है कि वो क्या गा रहा है, मुझे भी आ रहा है, तो एक रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत गंदे गीत होते हैं, बहुत गंदे उनके लिरिक्स होते हैं। वो टाइम था, सरस्वती पूजा था, मैं और पापा से बैठ के खा रहे थे, बहुत गंदा गीत बज रहा था। खैर उसकी बात छोड़िए, उसमें मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं रिसर्च कर रही थी कि इनके कुकर्म क्या क्या है, तो एक चीज जो मुझे पता चला, देखिए आप भी गाँव से हैं, बिहार से हैं, हमने कभी ये नहीं देखा है कि देवर भाभी का रिश्ता जो है वो गलत रहा हो। देवर भाभी वही माई और बेटे जैसा ही रहा है। मतलब मेरे घर में तो रहा है, मेरे आस पड़ोस में भी देवर भौजी हैं, मैं भी किसी की भाभी हूँ, मेरा भी कोई देवर है, बहुत प्रेम से रहते हैं। वो नहीं है कि भैया घर पे नहीं है तो भौजी हम हैं। पर इसकी शुरुआत मनोज तिवारी जी ने की है। एक मैं गीत सुन रही थी मैं रिसर्च के दौरान कि ये किए क्या है, तो ये आदमी भाभी को उकसा रहा है गीत के माध्यम से कि भैया नहीं है, तुम परेशान हो, क्या परेशानी है, क्या डबल मीनिंग वाला। तो मुझे समझ में आता है क्योंकि मुझे भोजपुरी समझ में आती है। कौन लोग इसमें मनोरंजन ढूंढ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक भाभी है, वो एक कैरेक्टर है, वो उदास बैठी है क्योंकि उसका पति घर पे नहीं है और ये उकसा रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जो देवर भाभी और जीजा साली के जो रिश्ते को बदनाम किया, जो गजब का दोहन किया है भोजपुरी समाज के हाल के गायकों ने तो बहुत नरक कर दिया है। लेकिन आपको सबसे पीछे जाना पड़ेगा कि इसका बीजारोपण किसने किया। इन्होंने किया, मनोज तिवारी ने किया। उससे पहले भोजपुरी में देवर भाभी जीजा साली चोली लहंगा उतना नहीं था, मतलब नहीं था। मनोज तिवारी गाते थे, लेकिन उसमें सुनने में बुरा नहीं लगता, वो बुरा नहीं लगता था। वो उनका लिरिक्स ऐसे लिखा गया है। होती थी। कहा भी है जीजा साली और देवर भाभी का जो रिश्ता है, सम्मान के साथ, प्रेम के साथ हल्का सा नोक झोंक कर रहा है। उस समय के गाने वो बताते थे। बाद में जो आप कह रही हैं, नोक झोंक एक अलग चीज हो गई ना। और ये इस तरीके से जैसे इन लोगों ने बताया, बहुत गलत मुझे समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि अरे यार, इस बंदे ने शुरुआत की है। मैं बल्कि रिसर्च करी तो मैंने हिमांशु को ये बताया भी। वो अवधि, हिमांशु मेरे पति हैं, वो अवधि जानते हैं, उनको भोजपुरी इतनी समझ में नहीं आती है, तो उनको बताना पड़ता है कि इसका मतलब ये बोल रहा है। तो हिमांशु का भी यही कहना था कि यार ये लोग तो बहुत बदमाश लोग हैं। तो सच में इन लोगों ने ही शुरुआत की है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आप कह रही हैं, अब भोजपुरी की क्या स्थिति है? क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने भी एक स्टोरी के संबंध में रिसर्च करना शुरू किया था, तो नेहा जो इन लोगों ने, जो आप कह रही हैं, जो एक पूरी पीढ़ी गायकों की जो इन लोगों ने किया भोजपुरी के साथ, वो तो किया ही है। अब जो स्थिति है, अब तो द्व्यर्थी और डबल मीनिंग का भी मतलब नहीं है। अब तो बहुत सारी चीजें साफ तौर पे कही जा रही हैं और जातिगत गाने बन रहे हैं।
ये देखा आपने, ये ट्रेंड देख? बिल्कुल बिल्कुल देखा महाराज। मैं भोजपुरी को लेकर के अवेयर रहती हूँ, तो मैं देखती भी रहती हूँ। कई बार तो मैं ये सब चीजें जब देख रही होती, हिमांशु बोलती क्या देख रही हूँ, मैंने कहा देखूंगी नहीं तो समझूंगी कैसे कि भोजपुरी में चल क्या रहा है। मैंने देखा है जातिगत गाने बनते हैं, उसकी तो बात छोड़िए महाराज। अभी जो स्टेज शो होता है इन लुच्चों का, इन लफंगे गायकों का, वो आप नहीं देख सकते हैं। स्टेज शो पे भाई साहब क्या हरकतें कर रहे हैं अपने यहाँ। एक तो पहले बिहार में आपको हर चौथा पांचवा आदमी आपको गायक मिल जाएगा, और हर लेखक भी, और हर तीसरी चौथी गली में आपको एक स्टूडियो मिल जाएगा। क्या हो रहा है भैया, तो हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक के नाम पे जो ऑटो ट्यून भर के ढिच्चुक ढिच्चुक बजा रहा है, फिर म्यूजिक डायरेक्टर है वो। उसी में एकदम बाल वाल लाल पीला रंगा है, एक लेखक है उसमें। पान खा रहा है वो गायक है, पान खा के थूक रहा है, गुटखा खा के थूक रहा है, वो गायक है। तो ये मुझे बताइए कि ऐसे जब आप गाना शुरू कर रही थी, और हालांकि आपकी धारा अलग थी, अलग धारा में आपने लिखना शुरू किया, आपके गाने ज्यादातर प्रतिरोध, और फिर बाद में आया कि वो एक राजनीतिक दल को ही टारगेट करके ऐसे आरोप लगे आप पे। क्या कहती हैं इन आरोपों के बारे में? आप पे आरोप लगता है सीधा कि आपके जितने ज्यादातर गाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों को, उन सरकारों को टारगेट करते हैं जहां बीजेपी की सरकार है। सीधा सवाल है, जवाब इसका क्या? ठीक बात है, बिल्कुल मुझ पे आरोप लगते रहते हैं। आरोप लगाने वालों से मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि बंगाल वाला गीत उन्होंने मेरा सुना नहीं, कि जब मैं गा रही हूँ दीदी, वो इलेक्शन का टाइम था। हाँ हाँ, दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रारा, अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार की फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार बोलो हाई रे ए। हाँ, ऐसे करके भोजपुरी के फगुआ के धुन पे मैं गा रही हूँ। जब ममता बनर्जी की सरकार है, अभी भी है, बंगाल में चुनाव था, तो उस टाइम तो वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो मैं गा तो रही ही हूँ। तो मुझे लगता है दूसरी चीज एक और हो गया, मैं आपको बता दूं, लोग जो कहते हैं कि तुम तो जहाँ पे विपक्ष की सरकार, जहाँ पे विपक्ष में है कांग्रेस और ये सारी चीजें, वहां पे काबा काबा करती रहती हो। भाई मणिपुर में काबा तो मैंने नहीं गाया, मणिपुर तो कई दिनों से जल रहा है। मणिपुर में मैंने गीत गाया पर काबा तो नहीं गाया। देखिए क्या हो जाता है कि मैं यूपी बिहार से आती हूँ, और मेरी जो भाषा है वो भोजपुरी है। भाषा की एक बाध्यता थोड़ा सा हो जाता है कि मैं राजस्थान के लिए गाऊंगी, तो मुझे, आपको पता है एक बार मैं गई थी राजस्थान में किसी इवेंट के लिए, वहां पे मालवा भाषा बोला जाता है, उज्जैन के पास में। भोजपुरी गा रही, माथा पीट लिए थे लोग कि भाई किसको बुला दिए हो। अच्छा, कुछ समझ ही नहीं आ था। एक इवेंट था, पॉलिटिकल इवेंट ही था, तो किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से था। तो वहां पे मैं गई थी, तो लोग पगड़ी वगड़ी बांधे, पूरा एकदम कल्चर अलग, भाषा अलग बैठे हुए हैं। मैं भी सुना रही हूँ ना, कोई मुझे लग रहा है, हाँ मुझे लग रहा है कि बात नहीं पहुंच रही, बात नहीं, मुझे भी समझ में आ गया कि बात नहीं पहुंच रही। तो दूसरी चीज, बेरोजगारों की और दर्द की कोई भाषा नहीं होती है। अगर मैं भोजपुरी में बेरोजगारों का दर्द गा रही हूँ, तो वो राजस्थान के बेरोजगारों का भी दर्द है ना। तो ये चीजें भाषा को लेकर थोड़ा सा रहता है। मैं लेकिन आप कहती हैं, लेकिन जो सरकार है केंद्र की, मोदी सरकार है, वो तो ये कहती है कि उनकी सरकार में अब जो युवा है वो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो जॉब देने वाले बन रहे हैं, बेरोजगारी की तो वो बात ही नहीं हो रही है। देखिए वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उनके कहने पे मत जाइए। और अभी आरओ का पेपर लीक हुआ था, तो मैं तो गई थी इलाहाबाद में, मैंने देखा बच्चों को कैसे दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा था। तो ये तो है बच्चों का हाल। अभी बीपीएससी का उधर बिहार में पेपर लीक हो गया है। अंबेडकर पार्क में, मैं लखनऊ में रहती हूँ, वहां पे बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये जो इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, ये सब बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। दिख तो रहा है ना भाई। तो हाँ, मैंने देखा कि बच्चों को पुलिस जो है लाठी लेकर के दौड़ा रही। तो मैं जो अपनी आंखों से देख रही हूँ, वो क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं जो अपनी आंखों से ग्राउंड पे देख रही हूँ, मैं तो उस पर यकीन करूंगी। बच्चों से जाकर के पूछिए वो कितने परेशान है, साल भर से पढ़ाई किए, 2 साल से पढ़ाई किए, पेपर लीक, अब वो क्या करें। आपको पता है बच्चे कैसे परिवार से आते हैं? इलाहाबाद में, दिल्ली में या मुखर्जी नगर में तैयारी करने वाले बच्चे किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। उनके लिए 6 महीने का और अगला किराया देना बड़ा मुश्किल है। कि पेपर लीक हो गया, 6 महीना और दिल्ली में रहना पड़ेगा, तो 6 महीने का रेंट देना पड़ेगा, बिजली पानी खाना पीना, वो मुश्किल है भाई। आप वहां पे बैठे हुए हैं तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए जो लंदन और विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं मुश्किल है, पर उनके लिए है जो गेहूं बेच करके, धान बेच करके, रहीला बेच करके भेज रहा है अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए।
उनके लिए एक-एक दिन लगता है कि बेरोजगारी वाले मुद्दे से नेहा बहुत मतलब वास्तविक तौर पे आप उसमें जुड़ी हैं, आपको या सिर्फ गाने के लेवल तक वो है कि भाई इस पे मैं गाना कह बनाना तो है? रही हूँ मैं कह तो रही हूँ भैया कि मेरे कई सारे दोस्त अभी भी बेरोजगार हैं। बनारस में मेरी एक दोस्त है, वो तैयारी कर रही है। एकलव्य नाम का एक मेरा दोस्त है, उसका भी पेपर लीक हुआ था इलाहाबाद में। मेरी उम्र अभी 27 साल भी नहीं हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी उम्र के बच्चे अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं। मेरा फील्ड थोड़ा सा अलग है कि मैं लोक गायन के क्षेत्र में आ गई। अदरवाइज मेरे दोस्त, उनकी शादी ब्याह भी नहीं हुई, मैं तो शादी भी कर ली है। मेरा थोड़ा अलग है। अदरवाइज मेरे सारे दोस्त अभी तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं। आने वाले जो हाल है अभी, तो मुझे लगता है 4-5 साल तक या पता नहीं कब तक वो तैयारी ही करते रह जाएंगे। तो हाँ, मैंने देखा है बेरोजगारों को बहुत करीब से, मेरे दोस्त हैं वो सब। तो क्या नेहा का प्लान है कि ये जो समस्याएं हैं देश की, चाहे वो बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, बाकी दूसरी समस्याएं हैं, इनको अब लोक गायिका के तौर पे मैंने एक आवाज दी, अब आगे बढ़ के एक जिम्मेदारी के तौर पे कभी मौका मिले तो आगे बढ़ के उसको ठीक करें, उसके लिए नीति बनाने या नीति जहां बनती है वहां पहुंचने का विचार है? क्या चल रहा बहुत है? डिप्लोमेटिक तरीके से आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि जो चीज मैं बतौर लोक गायिका कर रही हूँ, बेरोजगारों की आवाज या मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की शिक्षा पे, तो मुझे लगता है कि मुझे अगर अवसर मिलता है, तो जहां पे आप कह रहे हैं नीति बनाने वाली बात, विचार जरूर करूंगी। सोशल मीडिया पे तो बहुत चर्चा है कि आपको तो लगभग अवसर मिल गया है, आपको लोग मनोज तिवारी जी के उसमें विरोध में देख रहे हैं चुनाव प्रचार करते हुए, आप कह रही हैं अगर मिलेगा तो? नहीं, देखिए, मीडिया ने कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए बड़ा एक अच्छा काम कर दिया है। क्या? पूरा हवा बनाया हुआ है मीडिया ने कि नेहा सिंह राठौर इलेक्शन लड़ रही है। सकारात्मक कारणों से मैं चर्चा में हूँ, मैं खूब एंजॉय कर रही अच्छा हूँ। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसे नहीं अच्छा लगेगा महाराज, सही बात यही है। ये खुल के बात करने वाली बात बहुत अच्छी है। हाँ, बताइए। हाँ, अच्छा लग रहा है। 4 लोग आ रहे हैं मुझसे, मीडिया के लोग मुझसे बाइट ले रहे हैं। मैं खुद ही इंटरनेट खोल रही हूँ तो मेरे बारे में चर्चा चल रही है। सकारात्मक कारण से चर्चा में हूँ, खूब अच्छा लग रहा है। 4 लोग मुझे फोन करके पूछ भी रहे हैं, इलेक्शन लड़ रही हो? मैं भी कह रही हूँ यार देखो, मुझे तो नहीं पता है, पर ठीक है, अगर कुछ ऐसा कोई मुझ पे विचार करता है मुझे लेकर के, तो मैं जरूर उस पर विचार करूंगी। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं या सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है नेहा, कुछ तो आधार होगा ही उसका, और वो आधार आप तक पहुंचा होगा, या तो वो आपसे निकलेगी वो चीज, या कांग्रेस पार्टी से निकलेगी, या जो भी पार्टी आपके संपर्क में होगी, तो कुछ तो हाँ, क्या है उसके पीछे? 1-2 लोगों से मेरी बातचीत हुई है, मेरी नहीं बल्कि हिमांशु जी की बातचीत हुई है। आपके जो पति? हम, मेरे जो पति हैं, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि क्या तुम इलेक्शन लड़ रही हो, इंटरेस्टेड हो तुम? तो यही सब बात, मतलब कंफर्म में सच में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। दूसरी चीज ये है कि वो मुझे आइडिया भी नहीं है, वो बहुत शीर्ष नेता जो होते होंगे वो डिसाइड करते होंगे। मेरे लिए अच्छी बात यही है कि मेरे लिए अगर कोई सोच रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जहां, अगर टिकट मिलता है तो नेहा सिंह चुनाव लड़ेंगी, ये तो क्लियर है, लेकिन सीट कौन सी होगी? अरे अरे नहीं, ये पार्टी के कोई शीर्ष नेता ही डिसाइड करेंगे कि वो मुझे कहाँ से टिकट देंगे, किसके खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं कि मनोज तिवारी जी के नहीं, मनोज तिवारी जी को लेकर तो भोजपुरी को लेकर के मेरी लड़ाई है। हाँ, किसी से मेरी कोई, मनोज तिवारी क्यों रहते हैं आपके टारगेट में ज्यादा? रवि किशन थोड़े कम रहते हैं, निरहुआ उससे भी कम रहते हैं, पवन सिंह तो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। नहीं, ये इसलिए नहीं, मैं बता दे रही हूँ। रवि किशन जी की जहां तक रही बात, तो रवि किशन जी ने एक गीत, वो लहंगा उठा दे रिमोट से वाला, जिसका मैं जिक्र, देखिए मनोज तिवारी जी फुल टाइम गवैया रहे हैं। रवि किशन जी ने गाना थोड़ा कम गाया है, बिल्कुल सही बात है। दिनेश लाल यादव, निरहुआ ने भी बहुत गंदे गंदे गीत गाए। रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में, बहुत गंदे गंदे गीत। उनको दोहराने की जरूरत नहीं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ओके, बताइए, क्योंकि वो गाने वाकई इतने वाहियात है कि मैं भी नहीं चाहता। हाँ, ठीक है। रही बात कि और भी बहुत गंदे गायक हैं, उनके बारे में देखिए क्या है ना कि ये लोग, मनोज तिवारी जी की जहां तक रही बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते रहते हैं। बेटियों को बेइज्जत करके, महिलाओं को अपमानित करने वाले गीत गा गा करके आप जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी की गौए में नौवा लिखावा जैसे गाने गाकर जब आप कैंपेन कर रहे थे, जब आप मिशन मोड में लगे हुए थे कि बेटियों को बाहर नहीं पढ़ने देना, गांव के प्राथमिक विद्यालय में ही एडमिशन कराओ और ये वो मत पढ़ाओ, तब आप बेटी पढ़ाओ की बात कैसे कर रहे हैं महाराज? आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। मैं तो इसका विरोध करूंगी। पता नहीं कितनी लड़कियों का पढ़ाई इन्होंने बाधित किया। बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वह चूल्हा, उन्हीं की उम्र की मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ जो आज चूल्हा चौका बर्तन कर रही हूँ, पार्लियामेंट जा सकती थी,
लेकिन ये आदमी आज पार्लियामेंट में है क्योंकि इनको मौका दिया, और मैं तो भाजपा को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ जिन्होंने ऐसे लोगों को अवसर दिया। क्यों भाजपा करती? पवन सिंह का टिकट तो कट गया। मैं बता तो पवन सिंह के साथ आपकी वजह से कटा पवन सिंह का टिकट, जो एक मुहिम आपने छेड़ रखी है, आपको लगता है नहीं, मुझे नहीं पता किसका असर हुआ, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भाई मनोज तिवारी जी बहुत गंदा गीत गाए, उनको टिकट मिला। लहंगा उठा दे रिमोट से, उन्होंने भी बहुत गंध मचाया, भोजपुरी की बोटियां नोची, उनको भी टिकट मिला। इसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भोजपुरी को बर्बाद कर। तो मुझे लगता है कि गोदी में लेके जन खोदी ये जीजा जी टाइप गाने, और जबले चुम्मा नाची खैबू होठ ललिए से तो सौतिन ले आए बंगलिए से। पवन सिंह जी भी ने खूब भोजपुरी में गंध मचा रखी है, भाई इनको भी टिकट मिल ही जाना चाहिए था। बंगाल की लड़कियों का कुछ भला कर देते, इनके साथ तो बड़ा गलत हो गया, मुझे तो यही लगता है। हाँ, दुख तो मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा आपको कि जो पवन सिंह, मुझे लगता है कि भाई इनको भी मौका दो। पूरा एकदम से जिम्मेदारी और सुपारी ही ले रखी है भाजपा ने भोजपुरी को बर्बाद करने की, तो पवन भैया को भी टिकट मिल ही जाना चाहिए था। ये कहते हैं कि जितने लोगों के आपने नाम लिए जो अब संसद में हैं या लाइन में हैं कतार में, वो ये कहते हैं कि वो उनका पास्ट था, उनका भूतकाल था, वो सांसदी में आने से पहले, सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो काम कर रहे थे। क्या कहेंगे? मैं यही तो कह रही हूँ कि कितना भी ये लोग उठक बैठक लगा लें, मीडिया में माफी मांग लें, इनके पाप खत्म नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि जिन लड़कियों की पढ़ाई इन लुच्चे लफंगे गायकों की वजह से खराब हुआ, उसकी भरपाई ये कर पाएंगे? अगर मेरी ही मैं बात करूं, या मेरी तो छोड़िए यार, सॉरी मैं यार वार जो करके बोलने लगी हूँ आजकल। कोई सॉरी की जरूरत नहीं है। मेरी एक दोस्त है आनंदी, तो वो कहीं पे मेरा इंटरव्यू देख रही थी, तो वो भी बता रही थी कि नेहा तुमने बिल्कुल सही बोला, उसके भी पापा बाहर नहीं जाने देते हैं। अच्छा, उसके पापा देखेंगे, जो मेरे चाचा लगते हैं, देखेंगे तो बोलेंगे नेहवा हर जगह जाके हमारा लड़की के भी बिगाड़ देगी। वो सही में देखेंगे तो बोलेंगे। तो वो अपनी बेटी को, उनके चारों बेटे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोटा में, कोई दिल्ली में, कोई हर जगह। वो लड़की बस नहीं जा रही है क्योंकि उसको शहर का हवा लग जाएगा टाइप माहौल है। तो वो भी बता रही थी कि यार इन लोगों का सच में बहुत बड़ा हाथ है हम लोगों की शिक्षा बाधित करने में। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां बहुत योग्य रही होंगी, बहुत कुछ कर सकती थी, तो उसकी भरपाई ये कर पाएंगे क्या? तो इनके माफी मांग लेने से इनका पाप खत्म नहीं होगा, मुझे जो लगता है। आपने जो आरोप लगाए, अभी मैं देख रहा था मनोज तिवारी जी का एक इंटरव्यू, उसमें जब उनसे पूछा गया कि नेहा राठौर जी हैं, वो आपके खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रही हैं, तो वो थोड़ी देर रुक करके बोले, के नेहा? छोड़िए, न जाने दीजिए। नहीं जानते आपको? उससे पहले भी एक मैंने इंटरव्यू आप ट्विटर पे देखे होंगे, कोई थे पत्रकार, उनसे पूछ रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर प्रॉमिसिंग लगती हैं, आज से 1 साल पहले। तो उसमें बताते हैं नेहा सिंह राठौर में दम बा, वो अच्छा काम करती है टाइप ऐसे बोल रहे हैं। और 1 साल बाद कौन है नेहा सिंह राठौर? तो मीम जैसा बन गया है। वो 1 साल पहले के इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वो जो साड़ी पहन के गाती है, उसका जो स्टाइल है वो अच्छा है। तो क्या मैं कहूँ यार, क्या ही मैं कहूँ, इतनी मासूमियत तो सिर्फ मनोज तिवारी जी ही दिखा सकते हैं। मनोज तिवारी जी का जब आप जिक्र करती हैं, और अभी जब आप खुद कह रही हैं कि चूंकि जब ये बात चल रही है कि टिकट मिल सकता है, दावेदारी बन सकती है, आप सार्वजनिक जीवन में आ सकती हैं, आपको मजा आ रहा है, चर्चा हो रही है, लेकिन एक डर भी लगता है, सामने चुनाव आ जाएगा, लोकसभा का चुनाव है, चुनाव लड़ना होगा, सामने जो पार्टी है, जो नेता है, सब लोग कह रहे हैं, एक बड़ा पक्ष कह रहा है कि उनकी बहुत हवा है। उस हवा में अगर मान लीजिए कि आपको टिकट मिल जाता है, मैं भी उम्मीद करूंगा कि मिल जाए, क्या अंदर से क्या कुछ घबराहट भी होगी या तैयारी है पूरी? नहीं, देखिए मैं कह तो रही हूँ कि मेरे जैसी लड़की के लिए बहुत नई चीज है। घबराहट जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कह तो रही हूँ कि मेरे साथ फिर पूरी टीम होगी, मैं अकेले थोड़ी होंगी, मेरे साथ पूरी जनता होगी। टीम चुन लिया आपने? नहीं, अभी चुना नहीं है मैंने कुछ भी, अभी तो टिकट जैसी चीजें ही फाइनल नहीं हुए हैं, तो मैं क्या ही कहूँ। मुझे लगता है जब टिकट फाइनल हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें भी, और टीम और भी जिसकी जरूरत पड़ती है वो भी डिसाइड हो जाएगा। तो अभी उसके बारे में तो मैंने विचार ही नहीं किया है। बबुआ हो जाए तो सोहर गाएंगे। ये बहुत अच्छी लाइन आपने बोली है। ये मुझे ये बताइए कि एक आरोप, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आप पे आरोप लगता है कि भाई ठीक है, आप लोक गायिका हैं, और आप ये कहती हैं कि आप लोक गायन का इस्तेमाल करके
सत्ता से सवाल पूछती है। मैंने सुना है, ये आपका तर्क है कि जहां भी सत्ता में लोग हैं उनसे आप सवाल पूछती हैं, और एक लोक गायिका का ये धर्म है, आप ये कहती हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि लोक गायिका के तौर पे लोक गायन का इस्तेमाल करके उसका राजनीतिकरण करके, अब आज टिकट की चर्चा तो हो रही है, कल को टिकट मिल भी सकता है, तो जो राजनीतिकरण उसका हुआ है, इससे लोक का नुकसान होगा, लोक गायन का कुछ नुकसान होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ। फिलहाल की अगर लोग गायन की बात, दो तीन टाइप के लोग हो गए हैं। या तो एक ऐसा, मतलब दो पार्टी में डिवाइड हो गया है। अगर मैं लोक गीतों की भी बात करूं तो एक जो प्रॉपर सरकार की चाटुकारिता करने में लगा हुआ है, भोजपुरी में गीत गाता है या अपनी जो भी लोकल भाषा में गीत गाता है, और उसका उद्देश्य ही बस इतना सा है कि सरकारी इवेंट्स मिल जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनको जगह मिल जाए, उनको मंचों पर जगह मिल जाए। दूसरा एक ये हो गया, वो प्राइवेट वाले हैं जो लहंगा चोली ये सब करते हैं, तो उन लोगों का एक अपना मंच है, सरकारों वाला एक अपना मंच है। बीच में फंस जाते हैं हम जैसे लोग जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो हम जैसे लोगों की तो सही बात ये है कि मेरे तो इवेंट्स कैंसिल कराते रहते हैं ये लोग। एक जिले में कई सारा सांस्कृतिक आयोजन होता है, आप कहीं भी किसी भी मंच पे मुझे नहीं पाएंगे, कोई भी मुझे नहीं बुलाता है। दूसरा ये जो प्राइवेट वाला जिनको मैं बोल रही हूँ, वो भी इसलिए नहीं बुलाते हैं क्योंकि एक तो पहले बड़े लोग, शहर का बड़ा व्यापारी ही ये सब करा रहा होता है, वो भी मुझे डर से नहीं बुला रहे क्योंकि ये बेरोजगारी के गीत गाती है, सरकार से सवाल पूछती है। सरकार इसलिए नहीं बुला रही क्योंकि मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ। तो मुझे हमेशा से ये लगा है कि भाई साहब, मुझे अपनी जगह तो बनानी ही होगी। दूसरी चीज, जो भोजपुरी को खराब करने की बात रही, लहंगा चोली, तो ये बताना है मुझको कि भोजपुरी का स्वर जो है वो प्रतिरोध का है। भोजपुरी हमारी बहुत सशक्त भाषा है। भोजपुरी को अगर हम पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि भोजपुरी ही सशक्त होगी। भोजपुरी को लहंगा चोली से जोड़ेंगे तो भोजपुरी का ग्राफ जो है ऐसे जाएगा। भोजपुरी को जब आप पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ग्राफ है, मुझे ये मेरा अपना मानना है। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में सरकारों से सवाल करते हुए गीत बनने चाहिए। भोजपुरी में तो अंग्रेजी शासन से सवाल पूछते हुए गीत बने हैं, भिखारी ठाकुर जी के गीत, विदेशिया, महेंद्र मिश्र जी के गीत, तो ये भोजपुरी रहा है। भोजपुरी लहंगा चोली और भी बहुत गंदे गंदे जो चीजें हैं वो नहीं रहा है। तो लोग मुझ पे जो आरोप लगाते हैं, लगाते रहे। लोक गायन का नुकसान तो लहंगा चोली वालों ने किया है। पॉलिटिक्स से अगर भोजपुरी जुड़ता है तो मुझे लगता है ये भाषा का स्तर ऊंचा हुआ है या होगा। लहंगा चोली करने पे भाषा का स्तर गिरेगा ना भाई। तो ये मेरा मानना है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स से जोड़ करके पॉलिटिकल सटायर और ये सारी चीजें आप गलत नहीं मानते? नहीं, मैं गलत नहीं मानती। हम दोनों हैं, बिहार में दो चीजें हैं, दोनों से बारी बारी से। एक तो नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं? आपके मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पलटू राम है। हाँ, पलटू राम है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, बस सत्ता। लेकिन ये बात तो होती है ना कि नीतीश कुमार अकेले थोड़ी पलटते हैं, उनके साथ आरजेडी भी पलटती है, उसके साथ बीजेपी भी पलटती है। तो आपने नीतीश कुमार की बात पूछा अभी, तो मैंने नीतीश कुमार के बारे में बताया। जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी अभी फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अभी भी गिरफ्तार होने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, चलती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति शुरू हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से, आज भी भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार हुए। क्या आपको क्या कहना है इस पे, इस पूरी प्रक्रिया पे आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सवाल उनके किसी प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। मैं तो महज एक लोक गायिका हूँ महाराज, मेरा कहा। ट्विटर पे इसको लेकर कुछ वो मैंने एक चीज, हाँ, मुझे एक चीज जो लगता है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो आप चुनाव लड़ेंगे किससे। हाँ, ये मुझे लगता है कि जो तानाशाह है इस देश का, वो अभी वही जो है वही है साहेब। वो डरे हुए हैं, उनको लगता है कि ये चुनाव जो है, तो चुना हुआ व्यक्ति तानाशाह नहीं हो सकता क्या? आप बताइए। हाँ, तो मैं वही तो बता रही हूँ कि मैंने पोस्ट किया था कि ये जो तानाशाह है अभी डरा हुआ। दूसरी चीज मुझे जो लगता है कि ये लोकतंत्र को खत्म करने का, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र पे खतरा जैसी चीज है। और वही तो छोड़िए, और भी पार्टियों का अकाउंट जो है वो फ्रीज करा दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से परेशान करने। ये तो विपक्षी पार्टियों को परेशान करने की कोशिश है महाराज। मैं एक गीत गा देती हूँ, ये लोग मेरे खिलाफ, ये लोग इतने डरे हुए डरपोक लोग हैं कि मेरे खिलाफ आप मेरी अगर बात कर रहे हैं
तो इन लोगों के सामने मैं क्या ही हूँ। पर ये लोग इतना डरे हुए हैं कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं, मेरे को नोटिस भेजा देते हैं डराने धमकाने के लिए। ये डरे हुए लोग हैं, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। राजनीति में परिवारवाद का जो आरोप है, या राजनीति में परिवारवाद सही है गलत है, जो आरोप है वो सही है गलत है क्या? मुझे लगता है कि योग्य व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, न कि सिर्फ इसलिए कि फलाने मैं मंत्री हूँ और वो मेरा बेटा है इसलिए। मुझे लगता है कि योग्य व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और नेहा सिंह राठौर आपके सामने अलग अलग मुद्दों पे जो इनका काम है भोजपुरी बचाने में जो ये लगी हुई हैं, हालांकि आपके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं जो भोजपुरी गीतों में जो अश्लीलता है उसको किनारे करके कुछ अच्छे गीतों को, आप कुछ लोग हैं जो इस मुहिम में लगे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकमत हिंदी की तरफ से। और जो सुगबुगाहट चल रही है सोशल मीडिया पे आपको लेकर के, जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले लोकसभा चुनाव में मुझे एक रिपोर्टर के तौर पे किसी फील्ड में दिखेंगी प्रचार करते हुए, और वहां हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत